हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सप्तदशो अध्याय वैदिक सुभाषित साहित्यम का, जिसका नाम है मध्य गुण दोष विज्ञानियम। इसमें जो आपके सिलेबस में श्लोक हैं वो फर्स्ट और 4 नंबर का श्लोक है। फर्स्ट नंबर का श्लोक है किंतु मध्यम स्वभावेन तथैव अन्नम तथा स्मृतम अयुक्तियुक्तम रोगाय युक्तियुक्तम तथा अमृतम। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें मध्य के गुणों के बारे में बताया हुआ है। पद विभाग है किंतु मध्यम स्वभावेन यथा एव अन्नम तथा स्मृतम अयुक्तियुक्तम रोगाय युक्तियुक्तम यथा अमृतम। अन्वय है किंतु स्वभावेन मध्यम, मध्य के बारे में बताया जा रहा है, उसका विशेषण स्वभाव है, तो किंतु स्वभावेन मध्यम तथा एव अन्नम तथा स्मृतम अयुक्तियुक्तम रोगाय युक्तियुक्तम तथा अमृतम। तथा अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में है स्वभाव से मतलब होता है बाई नेचर, यथा मतलब जैसे, स्मृतम मतलब रिमेंबर, अयुक्तियुक्तम इम्प्रॉपर, रोगाय मतलब डिजीज। विग्रह में क्या है, यथेव जो है वो है वृद्धि संधि का उदाहरण, यथा प्लस एव। अयुक्तियुक्तम में न युक्ति युक्तम नई तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथा अमृतम, यथा प्लस अमृतम ये सवर्णी की संधि का उदाहरण। यथा अमृतम अव्यय भाव समास का भी उदाहरण हो सकता है। वाक्यार्थ, मध्य स्वभावता अन्न के समान होती है। अयुक्ति से सेवन करने पर वह रोग उत्पादक और युक्ति से सेवन करने पर वह अमृत समान होती है। शास्त्रार्थ, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आचार्यों ने मध्य बताया है तो वो आजकल का जो मध्य है वो वाला मध्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो मध्य निर्माण की विधि जो चरक संहिता में वर्णित है उसकी बात हो रही है, जिसके इंग्रेडिएंट जो जिन चीज़ों से बनती है वो बिल्कुल अलग रहती है और उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है। अभी जो अल्कोहल है उसमें तो अभी जो मध्य प्रचलन में है वो उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य ने क्या बोला है, अन्न के समान माना है उसको, और क्योंकि वो पोषण करने में मदद करता है और अच्छे से युक्ति पूर्वक सेवन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसको अन्न अगर बोल दिया है तो आहार के रूप में ले रहे हैं, बाकी सब छोड़ दिया खाना, रोग उत्पादक हो जाएगा। युक्तिपूर्वक लेंगे तो अमृत के समान कल्याणकारी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो मध्य शास्त्रों के बताए अनुसार बनाई जाएगी उसमें उतनी ही अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट होगी। उस वाली मध्य को यदि आप युक्तिपूर्वक, मतलब कि जो आचार्य ने निर्देश किए हैं कि कब, जैसे उन्होंने कहा खाली पेट नहीं पीना चाहिए, उसको प्रकृति के अनुसार पीना चाहिए, उसको ऋतुओं के हिसाब से पीना चाहिए, तो तब आप जब उसका पालन करेंगे तो आपको वो फ़ायदेमंद होगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपको बहुत सारे रोग देगी। वो इसीलिए देती है क्योंकि मध्य के जो गुण हैं वो बहुत तीक्ष्ण उष्ण, एकदम जो विष के गुण होते हैं, जैसे विष आपके शरीर में गया और तुरंत एक्शन करता है, मतलब विद इन कुछ ही समय में आपका जीवन और मृत्यु के बीच का स्थिति आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि विष के अंदर बहुत तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म वैवाही विकासी गुण होते हैं। वैसे ही मध्य के अंदर होते हैं। अच्छा, जो ओज हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की रक्षा तंत्र का प्रमुख घटक है ओज, उसके गुण जो हैं वो विष के गुण और मध्य के गुण से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसीलिए ओज अपनी पोटेंसी से अपने शरीर की रक्षा कर पाता है इस टाइप के द्रव्यों से, लेकिन जब विष का प्रभाव होता है तो ओज खत्म हो जाता है। ओज खत्म हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही मध्य का प्रयोग है। यदि आप मध्य का प्रयोग अयुक्तिपूर्वक लंबे समय तक करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ओज क्षय होगा। ओज क्षय के साथ में बुद्धि ह्रास होगा। बुद्धि ह्रास होने के साथ साथ में आपको बहुत सारे रोग और इवन मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए जो मध्य का प्रयोग यहाँ पे बताया, युक्ति युक्त जो सेवन है वो, आचार्यों की किसी भी बात को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उपयोग करना, ये और इस तरीके का विचार और सोच रखना, ये गलत होता है। पहले हमें उनके भाव समझने चाहिए कि वो किस भाव से इस चीज़ को रखे हैं। मध्य को हम लोग आसावरिष्ट के रूप में चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, बहुत, उसमें कितनी % मात्रा होती है, बिल्कुल की बहुत माइन्यूट मात्रा होती है। उससे बस ये होता है कि जो औषधीय गुण हैं वो तीव्रता से अपने प्रकट हो जाते हैं। आप वही ड्रग पाउडर फॉर्म में देंगे तो उसके जो लक्षण है वो आने में थोड़ा टाइम ले लेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उसको आसावरिष्ट फॉर्म में दिया तो चूंकि मध्य का जो गुण होता है सूक्ष्म तीक्ष्ण वैवाही विकासी, उस गुण के माध्यम से वो तुरंत शरीर में फैल जाता है और आपको उसके जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं वो मिलने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसका शास्त्रार्थ है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं लिखा हुआ कि मध्य की निर्माण विधि क्या है, ये सब कुछ, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे इस श्लोक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हमें जितना मुझे आता है मैंने उतना बता दिया। आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से कि आपको और शास्त्रार्थ में क्या लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो श्लोक है इसी अध्याय का, हाँ नेक्स्ट श्लोक है 4 नंबर का। ना पश्यति जन्मांधा कामांधो नैव पश्यति, ना पश्यति मदोन्मत्तो ह्यार्थी दोषान् न पश्यति। मध्य के दोष बताए हैं इसमें। पद विभाग क्या है, ना पश्यति जन्मांधा कामांधा नैव पश्यति, ना पश्यति मदोन्मत्ता ही अर्थी दोषान् न पश्यति। अन्वय में क्या है, जन्मांध न पश्यति,
कामान् न एव पश्यति, मदोन्मादं न पश्यति, अर्थी ही दोषान् न पश्यति। बहुत ईजी है ये। अब बात के जो श्लोक हैं वो बहुत ईजी, ना कोई बड़े बड़े पद हैं उनमें ना कुछ है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रख के पढ़ेंगे और जल्दी याद हो जाएंगे आपको। शब्दार्थ है जन्मांध मतलब जो जन्म से अंधे होते हैं, पश्यति मतलब कि देखना सी, मदोन्मत्त मतलब कि ड्रंक की स्थिति में होते हैं, अर्थी मतलब कि नीडेड फॉर और लूजन मतलब किसी चीज़ की जरूरत जिसको होती है वो। विग्रह ना एव वृद्धि संधि है, नैव होता है। ही अर्थी यण संधि है। जन्मांध है जन्म प्लस अंधा सवर्ण दीर्घ संधि है। मदोन्मत्त मद प्लस उन्मत्त गुण संधि है। अब हम पढ़ेंगे वाक्यार्थ। वाक्यार्थ में क्या है, जो जन्म से ही अंधा है वह इस दृष्टि को नहीं देख सकता, पर अपने लिए सही गलत गुण या दोष को देख सकता है, परंतु कामांध मदी और धन लोभी से युक्त व्यक्ति चक्षु होने पर भी बुद्धिभ्रष्ट होने से दोषों को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर पहले मध्य का जो बताया गुण, उसके बाद उन्होंने बताया कि आचार्यों को पता है कि अगर हमने इस तरीके से मध्यों का गुणगान किया तो आगे जो व्यक्ति हैं वो उसी को आधार मान के और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने आगे के श्लोक में ये बताया है कि वो उससे नुकसान क्या क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो जन्म से अंधा है, जिसकी आंखें नहीं है, वो तो फर्स्ट सिंपल सी चीज़ों को देख नहीं पा रहा, पर उसे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसको ये अच्छे से पता है। परंतु कामांध मद्दी और धन का लोभी मतलब जिसको बहुत मतलब धन के आगे जैसे कुछ दिखे ही ना, मद्दी मतलब जिसको मद्दी के आगे कुछ दिखे ही ना, कामान मतलब जिसको अपनी कामनाओं के आगे कुछ दिखे ना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके पास आंखें तो होती हैं देखने के लिए, पर वो अंधे से भी बुरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई होती है। किन कारणों से? इन अवगुणों के बाद, मद्य का अति सेवन करने से, धन का लोभ करने से और अत्यधिक कामांध होने से। तो वो सही और गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं और उससे अपना नाश कर लेते हैं। ऐसा कब होगा? अति मात्रा में होने पर। काम का भी अति प्रयोग, मद्य का भी अति प्रयोग, धन का भी अति। धन की जरूरत है, लोभ लेकिन अगर होगा तो वो पतन का कारण। अति मात्रा, बुद्धि नष्ट होती है। फिर ओजनस अति मद्यपान करने से ओज का नाश होता है, ओज की नाश से स्मृति नाश होता है और फिर गलत कार्य में हम प्रवृत्त होने लगते हैं। हमें ये याद ही नहीं होता है, किसी कोई ड्रंक यदि व्यक्ति है तो उसे ये होश ही नहीं होता है कि उसका पिछली बार क्या हाल हुआ था इसी कंडीशन में, भूल जाता है, स्मृति नाश हो चुकी होती। फिर वो उसी स्टेज को फिर से जाएगा, नेक्स्ट टाइम में फिर ड्रंक करेगा, फिर कहीं डला हुआ होगा, वो इसमें स्मृति और बुद्धि पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तभी तो वो रिपीटेशन ऑफ ये चीज़ें होती रहती हैं। यदि आपकी स्मृति अच्छी और आपको अच्छे से ध्यान हो कि पिछली बार हमारे यहाँ पिटाई लगी थी, पिछली बार हम यहाँ गिर गए थे, इतनी बार चोट लग गई थी, इतना शरीर में दर्द हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्यों ही करे दोबारा। पर वो ऐसा ही इसलिए होता है कि वो स्मृति नहीं होता है इतना कि क्या नुकसान हुआ था क्या नुकसान नहीं हुआ था। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा मतलब ये मान के चलिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तीनों ये व्यक्ति को के जीवन यापन करने के लिए सहयोगात्मक रूप में है। लेकिन यदि आपने उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना लिया कि आपने उन्हीं के भरोसे ही आप अपना जीवन जीने वाले हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर जीवन जीने नहीं है, वो जीवन को ख़त्म करने का रास्ता होता है। तो इस तरीके से आचार्यों ने हमको सारे मध्य के बारे में जो है वो बताया है। और ये हमारा 17 नंबर का जो अध्याय है वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे बचे हैं हमारे 3 और चैप्टर 18, 19 और 20। 18, 19, 20 और दिस वीक definitely we will finish this Vaidiki Subhashit Sahityam. Next we will start the next topic of that Sanskrit syllabus. So आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ अगर नहीं है, कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, उससे हमें भी पता चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।